नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कोनमल बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो बुद्धा इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो श्रृंखला में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा है इस समय आप लोग इस समय अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे, और जो भी इस समय की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आप लोग घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज हम बात करते हैं पर्यावरण संतुलन की, कि पर्यावरण संतुलन होता क्या है। तो जो पर्यावरण संतुलन होता है, तो इस पे का जो क्वेश्चन है आपका 2016 और 17 में आया हुआ है, तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पर्यावरण संतुलन अथवा इन्वायरमेंटल बैलेंस, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी विभिन्न विभिन्न साइकिलें होती हैं। अर्थात बेसिकली हम पर्यावरण संतुलन में ये देखेंगे कि जो भी हमारे जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, वह प्रकृति में हमारे किस प्रकार से संतुलित रहते हैं। तो संतुलित रहते हैं अर्थात जो उनकी मात्रा होती है वो किस प्रकार से आपकी नियंत्रित रहती है, कि जैसे कि एक स्वस्थ वातावरण के लिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी हमारे पदार्थ हैं उसमें किसी भी पदार्थ की न कमी हो और न किसी भी पदार्थ की अधिकता हो, क्योंकि अगर कमी भी होगी तो भी वो नुकसान करता है और अधिकता हो जाती है तो भी वो नुकसान ही करता है। तो प्रकृति की एक अपनी ऐसी व्यवस्था होती है कि वो कोशिश करती है कि सारे पदार्थों को वो नियंत्रित रखती है। मतलब कि अगर मनुष्य प्राकृतिक कार्यों में अगर इंटरफियर न करे तो प्रकृति में स्वयं ऐसी व्यवस्था है कि वह अपने आप को संतुलित रखती है और स्वच्छ भी रखती है। किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैल सकता है। प्रदूषण तभी फैलता है जब मानव द्वारा उसमें किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे कि इस समय आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस समय की मैक्सिमम जितनी भी नदियाँ वगैरह हैं सभी आपकी बिल्कुल ही स्वच्छ और निर्मल हो गई हैं। अर्थात हमें नदियों को कोई साफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम उनको अगर गंदा ना करें, अर्थात हम किसी प्रकार को उनके साथ छेड़छाड़ न करें, तो वो स्वयं ही अपने आप साफ और सुरक्षित रहेंगी। तो हमें किसी प्रकार का भी अगर वो उसमें हस्तक्षेप न करे तो वह स्वयं ही सुरक्षित रहती है। तो खैर हम ये देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन, तो पर्यावरण संतुलन में हम ये देखते हैं पर्यावरण में जो होते हैं अनेक पदार्थ होते हैं और एक अवस्था से दूसरी अवस्थाओं में वो परिवर्तित होते रहते हैं। और प्रकृति की ऐसी स्वयं की व्यवस्था होती है कि जो प्रकृति में से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वह स्वयं ही विलुप्त हो जाते हैं, और अगर विलुप्त नहीं होते हैं तो किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और इस प्रकार जो हमारी प्रकृति है स्वयं में ही इतनी ज़्यादा सक्षम है कि वह हानिकारक पदार्थों को अलग करती जाती है और जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो उनको अपने पास रखती है। तो इन सबों के संतुलन के लिए हमारे पास विभिन्न जो होते हैं वो चक्र होते हैं। उसमें से जो कुछ प्रमुख चक्र हैं वो आपके निम्न हैं। जैसे कि पहला आपका हो गया हाइड्रोलॉजिकल चक्र अथवा जल चक्र बोलते हैं। फिर दूसरा होता है आपका कार्बन चक्र, फिर होता है आपका ऑक्सीजन चक्र, फिर नाइट्रोजन चक्र, कैल्शियम चक्र और सल्फर चक्र। तो इसमें से जो आपका ऑक्सीजन चक्र होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑक्सीजन जानते हैं कि ऑक्सीजन अथवा जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है, वातावरणीय ऑक्सीजन जो होता है या वायु होता है, उसको हम ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे रक्त में जाता है या हमारे श्वास नलिकाओं द्वारा बॉडी में जाता है। फिर उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपना यूज करते हैं और विभिन्न कार्यों में लगाते हैं। तो जो हमारा एक ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए आपका एक चक्र होता है, इसी को हम ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। तो जो भी जीव जंतु होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को आपका ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, और जो ये CO2 होता है इसको पुनः जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इस प्रकार जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है उसका संतुलन हमारा बना रहता है। तो ये क्या होता है कि आपका सबसे पहले जो जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे,
फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी आपके पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाएंगे और फिर आपका ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और ये ऑक्सीजन हमारा चला जाता है फिर वायुमंडल में। इस प्रकार जो भी आपका ऑक्सीजन होता है उसका एक आपका कंटेंट होता है, या जो इसका जो चक्र होता है, या जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो आपकी निश्चित रहती है और प्रकृति क्या करती है उसको अपना बनाए रखती है। अब ये देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा या इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसको कौन कौन प्रभावित करते हैं, या उसको जो प्रभावित करने वाले हमारे कौन कौन से घटक होते हैं, यानी कि वह कौन कौन से कारक होते हैं जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में आपका है, एक तो है आपका सिंचाई, दूसरा है आपका सड़कों का विकास और फिर है आपका शहरीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंचाई। तो सिंचाई जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका भारत जो होता है वो गांव में बसता है और वहाँ का जो प्रमुख आकर उद्योग है तो वो कृषि ही है, और जो कृषि होता है वो बिना सिंचाई के संभव ही नहीं है। तो भारत जो होता है क्या है कि आपका एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे सिंचाई की जाती है, और सिंचाई कार्य के लिए आपका जो होता है जल का सर्वाधिक दोहन होता है, और ये आपका प्रमुख रूप से ट्यूबवेल द्वारा होता है। और विभिन्न जो सिंचाई परियोजना होती हैं उसमें भी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, जैसे कि बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं होती हैं कि सबसे ज़्यादा तो जो हमारे भारतवर्ष में जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल के द्वारा होती है। उसके अलावा नहरें हैं और या अन्य भी जो आपकी सिंचाई के लिए परियोजनाएं हैं, तो उसमें हमको क्या करना है, हमको या सरकार को क्या करना है, बड़े बड़े जलाशय बनाने पड़ते हैं, जलाशय के ऊपर बांध भी बनाना पड़ता है। तो उन परियोजनाओं में हमारी बहुत सी ज़मीन को सरकार द्वारा अधिकृत किया जाता है। तो जब कहीं पे भी ज़मीन को अधिकृत किया जाता है तो जो वहाँ का इकोसिस्टम होता है वह क्या होता है कि आपका काफ़ी हद तक आपका प्रभावित हो जाता है। जैसे कि जहाँ पे आपका सिर्फ जमीन रहता है लेकिन भूमि अधिग्रहण करके जब उसको कार्य किया जाता है तो वो जलाशय बन जाते हैं, या जहाँ पे सूखी मिट्टी रहती है वहाँ पे आपका गीली मिट्टी हो जाती है अथवा छोटे मोटे तालाब या जलाशय हो जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम ही बदल जाता है। इस प्रकार जो सिंचाई जो होता है वो हमारे इकोसिस्टम को काफ़ी प्रभावित करती है। अब देखते हैं दूसरा होता है सड़कों का विकास। तो सभी लोग जानते हैं कि देश में की की गति को बढ़ाने के लिए जो सड़कों का विकास होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, कि अगर सड़क नहीं रहेगा और हम एक दूसरे शहर से या गांव और कस्बों से जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारा विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि हम अपने उत्पाद को दूसरे जगह पर पहुंचा ही नहीं पाएंगे। और जब तक हम अपने उत्पादों को दूसरी जगह या विभिन्न शहरों या महानगरों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारा विकास संभव ही नहीं है। तो किसी भी प्रकार का व्यापारिक कार्यविधि या अन्य कार्यविधियों के लिए जो सड़क होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सड़क जो होता है प्राचीन काल में जो मनुष्य होते थे वो समूहों में चलते थे और आपस में उनका आना जाना भी जो होता था वो सामूहिक ही होता है। तो जब वो खेत खलिहानों से चलते थे तो जब खेत खलिहानों से पूरा एक मानव श्रृंखला आपकी गुजरती थी तो उनके लगातार चलने के कारण क्या क्या धीरे धीरे पगडंडी बन गई, फिर पगडंडियाँ चौड़ी होती गई और सड़कों का रूप लेती गई। वर्तमान समय में क्या है कि सड़कों का विकास के लिए बड़े बड़े खेत और ज़मीनों का अधिग्रहण करना पड़ता है, और जब सरकार उसके सड़क के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण करती है और ख़ासकर जब हाईवे के लिए या नेशनल हाईवे के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण करती है तो वहाँ का पूरा जो परिदृश्य होता है वो आपका चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा जो सड़कों के किनारे के जो इकोसिस्टम होता है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। जहाँ पर पहले खेत रहते थे तो वहाँ पे आपकी पक्की सड़कें या कंक्रीट की सड़कें बन जाती हैं और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम एक खेत का इकोसिस्टम से वो पूरा एक सड़क बन जाता है। वैसे भारत सरकार द्वारा और जो हमारा हरित प्राधिकरण है उसके द्वारा ये नियम है कि आपका जितना भी भूमि अधिग्रहण किया जाए
उसका 15% भाग को हरित किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण या अन्य कारणों द्वारा यह संभव नहीं हो पाता है और हमारा जो सिर्फ सड़क का ही निर्माण रहता है और किनारे किनारे उतनी हमारी ग्रीन पट्टी नहीं बन पाती है। तो इस प्रकार जो आपका सड़कों का विकास होता है वो भी हमारे इकोसिस्टम को कहीं न कहीं आपका बुरी तरह से आपका प्रभावित करता है। अब तीसरा कारण होता है आपका होता है शहरीकरण। तो आजकल गाँव में रोजगार की कमी के कारण, चाहे अब बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, चाहे आपका अच्छी रहन सहन के लिए काफ़ी व्यक्ति गांवों से शहरों की तरफ आपका ये पलायित हो जाते हैं और इसके कारण आपका शहरीकरण बढ़ रहा है। तो शहरीकरण अगर आपका बढ़ रहा है तो उससे ये भी प्रभाव पड़ता है कि शहरों में जो आपका ज़मीन है वो दिन पर दिन घटती जा रही है और जो खेती की ज़मीनें हैं अथवा जो बाग और जंगल वगैरह की ज़मीनें हैं उनका आकार दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है, क्योंकि शहर में जो लोग भी आ रहे हैं वो उनको रहने के लिए या परिवार के लिए आपका जगह चाहिए ही चाहिए। तो वो जगह आपको कैसे मिलेगा कि हमको जो खेती की ज़मीन है वो धीरे धीरे आपकी कम ही होती जा रही है। कहीं कुछ साल पहले जहाँ पे आपका खेती वगैरह होती थी वहाँ पे आज आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे पक्के मकान बन गए हैं। तो इस प्रकार जो आपका शहरीकरण होता है वो भी कहीं न कहीं आपका जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसको आपको बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं आपका इसकी जैव विविधता क्या होती है। तो जो जैव विविधता होती है, तो जैव विविधता आपका बेसिकली इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या होती है? तो बायोडाइवर्सिटी होती है कि जो भी आपका जीवमंडल में जो विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उनमें जो आपकी विविधता पाई जाती है उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। तो जो आपकी जैव विविधता है उसको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। जो जैव विविधता है उसको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। तो पहली जो जैव विविधता हो गई वो हो गई आपकी प्रजाति जैव विविधता, उसके बाद हो गया आपका आनुवंशिक जैव विविधता और एक हो गया आपका सामुदायिक जैव विविधता। तो जो आपका प्रजाति जो जैव विविधता होती है वह देखिए किस प्रकार की होती है। तो प्रजाति जैव विविधता होती है तो कि इसमें विभिन्न प्रकार की जो भी प्रजातियां होती हैं उसकी विविधता जो होती है उसी को हम बोलते हैं प्रजाति विविधता। इसमें आपका एक कोष की जीव जंतु से लेकर आपका सभी आपके बहुकोष की जीव जंतु सभी आ जाते हैं। मतलब कि एक छोटे से आपका अमीबा यानी एक कोशिकी से लेके और मनुष्य बहुकोशिकीय या असंख्य कोशिकीय तक सभी आ सकते हैं। फिर एक होता है आपका आनुवंशिक विविधता। तो आनुवंशिक विविधता में यह आ जाता है कि सभी प्रजातियों में आपके अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं, अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। जैसे कि मनुष्य जो होता है उसमें आपका 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं। तो यानी कि कोई भी मनुष्य रहेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या आपकी 23 ही रहेगी। तो इस प्रकार की जो भी विविधता होती है उसको हम बोलते हैं आनुवंशिक विविधता। फिर आपकी आती है हमारी सामुदायिक विविधता। तो जो जैव समुदायों के बीच में जो भी विविधता पाई जाती है उसको हम कहते हैं आपका सामुदायिक विविधता। तो समुदाय का मतलब कि अलग अलग जो भी लोग प्रकार के लोग होते हैं उसकी में जो विविधता पाई जाती है वो हो जाती है हमारी सामुदायिक विविधता। अब हम ये देखते हैं कि जो आपकी जैव विविधता होती है इसके बेसिकली हमारे क्या क्या लाभ होते हैं। तो जैव विविधता के वैसे बहुत से लाभ होते हैं, जैसे कि जैव विविधता में मतलब का ये हो गया कि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर स्थान है वहाँ पर कितने प्रकार के जीव जंतु या कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो जैव विविधता में सबसे पहला लाभ होता है औषधि की प्राप्ति। तो अगर जैव विविधता की मात्रा ज़्यादा है मतलब कि उसमें हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो कुछ पेड़ पौधों को हम डायरेक्टली खा सकते हैं, कुछ आपके भोज्य पदार्थ के रूप में होते हैं। उसी में अगर जैव विविधता कहीं पर ज़्यादा है तो आपके बहुत से जो पेड़ पौधे रहते हैं वो आपके औषधियों के रूप में भी काम में आते हैं।
जैसे कि जो तुलसी होता है, अदरक होता है और हल्दी होता है, तो प्राचीन काल से ऋषि मुनि इन सबों का भोजन पदार्थ में भी यूज करते थे। और इनका हमारा जो तुलसी और जो अदरक है या हल्दी वगैरह है, इनका प्राचीन काल से ही जो ऋषि मुनि थे वो औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। और इस समय तो हमारा आपका मेडिकल साइंस बहुत प्रगति कर लिया है, लेकिन अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो ये सारी जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें थीं, इन्हीं सबों से इलाज होता था और सफल इलाज होता था। और उस समय सारे के सारे जो जितने भी इलाज के साधन थे, सभी सभी प्राकृतिक थे। तो जो जैव विविधता का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी औषधि प्राप्ति होती है। फिर भोजन की प्राप्ति, तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होने की वजह से हमको विभिन्न प्रकार के भोजन की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार जो हमारे भोजन में रहता है, किसी प्रकार के भी पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती है। तो जो जैव विविधता होती है, ये हमारे भोजन में भी सहायक होती है। और सौंदर्यीकरण या सौंदर्यता इस प्रकार कहते हैं कि जब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रहते हैं, तो ये प्रकृति के सौंदर्य अथवा श्रृंगार का भी कार्य करते हैं। क्योंकि जब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, तो उन सबों को देख के मन में शांति भी आती है और अच्छा भी लगता है। तो इस प्रकार ये हमारे सौंदर्य वर्धन का भी कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि आपका इकोसिस्टम में सहायक का मतलब कि अगर विभिन्न प्रकार के जब पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमारे इकोसिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आपके आवश्यक होते हैं। तो ये सब जो आपके फ़ायदे होते हैं, वो आपके फ़ायदे होते हैं बेसिकली किस चीज़ के, ये सभी फ़ायदे होते हैं आपके सभी जैव विविधता के, कि मतलब कि जैव विविधता होती है वह इस समय बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग का ये परम कर्तव्य है कि हम जैव विविधता को अधिक से अधिक जो है वो मेंटेन रखें। मतलब जो जैव विविधता है उसको हम संरक्षित रखें, क्योंकि जैव विविधता अगर रहेगी तो वो सभी के लिए आपका फ़ायदेमंद रहेगी और इससे भविष्य में भी बहुत सी संभावनाएं हो सकती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जैव उपचार। तो जो जैव उपचार होता है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी आपके अनावश्यक रूप से फैलने वाले जो प्रदूषणकारी पदार्थ होते हैं, उनको से निजात पाने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए हमको जैव क्रियाओं अथवा जैव रासायनिक क्रियाओं की मदद ली जाती है। तो जब इनकी मदद ली जाती है जैव क्रियाओं अथवा जैव रासायनिक क्रियाओं की, तो उसी को हम कहते हैं जैव उपचार। अब हम देखते हैं कि इसमें जैव उपचार में हमारे सूक्ष्मजीवी क्या होते हैं। तो जो आपके सूक्ष्मजीवी होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, वह ऐसे होते हैं कि जो कि आपका सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको हम कहते हैं सूक्ष्मजीवी। तो जो सूक्ष्मदर्शी से जो दिखाई देने वाले जो भी आपके ये वो होते हैं, उनको हम कहते हैं आपका सूक्ष्मजीवाणु। तो जो अब ये इसके बाद देखते हैं जैव कीटनाशक एवं जैव फफूंदीनाशक। तो जैव कीटनाशक ये होते हैं कि कीटनाशी मतलब कि कीड़ों को नष्ट करने वाले। तो आप ये जानते ही हैं कि विश्व की आबादी बढ़ने के कारण जो होता है, अनाज की पैदावार भी वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। तो इन जितनी भी हम फसलें उगाते हैं, उसमें से काफ़ी फसलें को जो होती हैं वो नुकसान में चली जाती हैं। और नुकसान में जाने के बाद इनका काफ़ी हद तक जो भाग होता है वह कीड़े मकोड़े और अन्य बीमारियों से नष्ट हो जाते हैं। तो इनको नष्ट होने से बचाने बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम कीटनाशी और फफूंदनाशी और खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आपका कीटनाशी कौन कौन से होते हैं। तो जो आपका कीटनाशी होते हैं, तो उसमें आ जाते हैं आपका गैमेक्सिन, एल्ड्रीन, डीडीटी, ये सब जो होते हैं वो आपका आ जाते हैं इसमें कीटनाशी में। फिर फफूंदनाशी, तो फफूंदनाशी में आ जाते हैं फफूंदों को नष्ट करने के लिए जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, उनको फफूंदनाशी होते हैं। तो फफूंदनाशी में आपका आ जाता है कापर, गंधक और ऑक्सी क्लोराइड, ये सब आपका आ जाता है फफूंदनाशी में।
फिर उसके बाद ये आ जाता है खरपतवारनाशी। तो जो खरपतवारनाशी होते हैं तो इसमें आपका खरपतवारनाशी में आपका आ जाता है एट्राजीन, उसके बाद ब्यूटाक्लोर, एक्सक्लोर, ये सब जो आपके आते हैं वो आपके खरपतवारनाशी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये सब आपके होते हैं जैव उपचार। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत ही धन्यवाद।